आप सबका स्वागत है एक और नए रिव्यू में। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाहता हूँ कि ये जो टी शर्ट आप देख रहे हो ना, हाँ, ये एक बार देख लो अच्छे से, थोड़ा माइक फ्लटर करेगा। हाँ, ये टी शर्ट की एक हिस्ट्री है। जब से मैंने ली है, सबसे 2 महीने 1 महीना ही हुआ है। मैंने ये टी शर्ट ली, जब भी मैं इस टी शर्ट के पहन के अंदर जब मैं पिक्चर देखने जाता हूँ या फिर घर पे पिक्चर देखता हूँ ना, तो मेरे को पिक्चर पसंद आती है। लेकिन तो आप सबका स्वागत है धरपकड़ के मूवी रिव्यू में। हमने इसका ट्रेलर रिव्यू भी किया था। और मैं आपको बता दूं कि ये साइबर डिजिटल अरेस्ट या फिर डिजिटल साइबर अरेस्ट, मैं भूल गया हूँ, भूलने लायक ही है इसलिए, तो उसके ऊपर पूरी फिल्म बेस्ड है। और ये इंडिया की पहली डिजिटल अरेस्ट या फिर डिजिटल साइबर अरेस्ट मूवी, ऐसा कहा गया है मेकर्स के द्वारा। तो हाँ, उसके ऊपर पूरी फिल्म है। और ये फिल्म में आपको देखने को पड़ेंगे सुपरस्टार जय भट्ट, सॉरी सुपरस्टार जय भट्ट, बिकॉज उनका काम आगे हम बात करेंगे। फिर प्रशांत बारोट हैं, और प्रतीक राठौड़ हैं, मल्हार और श्रुहद भी हैं, और डायरेक्टर इस फिल्म के हैं अनीश शाह, राइटर इस फिल्म के हैं अंकित गौर। ये फिल्म 1 घंटे 55-57 मिनट के आसपास की है। और ये एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है, जहाँ पे आपको डिजिटल साइबर अरेस्ट कैसे होते हैं लोगों के साथ और उसमें से कैसे बचना चाहिए या फिर कैसे निकलना चाहिए, उसकी हमें बात दिखाई जाती है। हम ट्रेलर के पर्सपेक्टिव से बात करें कि स्टोरी क्या है, तो स्टोरी यहाँ पे हम प्रशांत बारोट के कैरेक्टर को एक दिन देखते हैं कि उनको एक कॉल आता है, जहाँ पे वो देखते, उनको एक कॉल ऐसा आता है पुलिस के द्वारा कि उनका जो बेटा है अर्जुन, उनको पुलिस ने कैप्चर कर लिया है। उसकी वजह से वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं और वो भी एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट का भोग बनते हैं। और दूसरे दिन जब वो उठते हैं तो हॉस्पिटल में उठते हैं और मल्हार को पता चलता है कि उनके साथ या फिर उनके पिताजी के साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ है। और वो फिर उसकी जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस का साथ लेते हैं और खुद भी कुछ ट्राई करते हैं कि जिन्होंने उनके साथ या फिर उनके पिताजी के साथ स्कैम किया है वो किधर मिलेगा, या फिर वो उनको पकड़वाना चाहते हैं। ये वैसे तो दुनिया बहुत ही बड़ी होती है डिजिटल स्कैमर्स या डार्क वेब की, तो क्या ये इसमें पास हो पाते हैं या फिर नापास रह जाते हैं, या फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा। मेरा ना एक ही पर्सपेक्टिव होता है जब भी हम कोई एकदम सोशल इशू की बात करते हुए फिल्म देखते हैं ना, सोशल इशू, जस्ट टू बी क्लियर, आपके पास स्टोरी स्क्रीन प्ले नो मैटर व्हाट जैसा भी हो, एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपको ऑडियंस को उसका मैसेज भी देना है और आपको ऑडियंस को एंटरटेन भी करना है। मेन पर्सपेक्टिव जो होता है, ऑडियंस को एंटरटेन भी करना है। एंटरटेनिंग पर्सपेक्टिव से या फिर स्टोरी स्क्रीन प्ले के पर्सपेक्टिव से फिल्म पूरी फ्लैट है, पूरी फ्लैट है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपने ऐसा कुछ बहुत सी फिल्मों में देखा हुआ है, वही बदले की बात है, बाप बेटे की रिलेशनशिप है। और तौबा यार, जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है फिल्म का, जो सेकेंड हाफ में रिवील होता है, बाप रे, ऐसा तो मतलब लिटरली किसी ने नहीं सोचा होगा और सोचना भी नहीं चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मैं शॉक इसलिए हुआ हूं क्योंकि इसके पहले जिन ये जो डायरेक्टर राइटर की जोड़ी है ना, इन्होंने इतनी सेंसिबल, इतनी बढ़िया फिल्में दी है हमें। जब ये फिल्म मैं देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अनीश शाह और अंकित गौर ने बनाई है। लाइक सीरियसली, आप अपना हेड स्क्रैच करते रह जाते हो कि यार ये दिखाना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। और एट वन मोमेंट आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जिस तरह का स्क्रीन प्ले, जिस तरह की राइटिंग सेकेंड हाफ में हुई है ना, मेरे को इतना मतलब ऐसा हो गया कि यार ये क्या पूरा खिचड़ी कर दिया है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्लॉट है, उसके अंदर 2 सब प्लॉट है, उसके बाजू में 3 सब प्लॉट है, वो सब प्लॉट खत्म हो गया, अब ये 3 सब प्लॉट पे जाएंगे, लेकिन ये 3 सब प्लॉट जो है वो सिर पैर बिना के हैं। क्या दिखाना चाहते हो आप एग्जैक्टली, क्या दिखाना चाहते हो? मेरे को पर्सनली ना, सॉरी टू से, ऐसा लगा कि आपको पुलिस को अच्छा दिखाना है या फिर बदनाम करना है, आप खुद कंफ्यूज हो गए। एट वन मोमेंट जहां पे सब कुछ लिटरली खत्म हो जाना चाहिए था, जहां पे द एंड आ जाना चाहिए था, वहां पे एक और नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जहां पे तो आपको लगता है बॉस ये क्या दिखा रहे हो आप। उस पूरा जो वो कॉन्फ्लिक्ट था, लास्ट का जो दूसरा ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है, वो तो इतना सेंसलेस है यार, सॉरी टू से, फ्रस्ट्रेट कर दिया ऑडियंस को, फ्रस्ट्रेट कर दिया। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब आपको साइबर क्राइम की बात करनी है लेकिन आप कुछ और भी दिखा रहे हो साथ में।
बहुत ही मतलब वो लास्ट की 30 मिनट जो निकली है ना, मतलब जो मेरे साथ रिव्यूअर्स बैठे थे वो भी शॉक हो गए कि ये पॉसिबल, जब आपका मेन कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, आपने दिखा दिया है, तो फिर वो अलग स्टोरी की कोई जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे ना मेरे को ऐसा लगता है, सही बोलूं तो, कि आप मिसडायरेक्ट कर रहे हो कि आपको पुलिस को अच्छा दिखाना है या फिर बुरा दिखाना है। मैं सिर्फ इतनी हिंट दूंगा। पॉजिटिव्स नेगेटिव्स की बात करते हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं क्योंकि बहुत ही कम है। बिल्डअप फिल्म का बहुत बढ़िया है। जिस तरह की पहली 20 मिनट में हमें एस्टैब्लिश किया जाता है कि किस तरह से ये सारे क्राइम्स होते हैं, किस तरह से मनी आपके पास से लिया जाता है, किस तरह से पूरा एक सेटअप होता है, पूरी एक गैंग होती है इस चीज के पीछे, उस जगह पे जो राइटिंग हुई है और जिस तरह से एक्टर्स ने इनेक्ट किया है वो सीन, दैट इज रियली गुड। मतलब वहां पे आप हुक्ड रहते हो कि यार कुछ नया देखने को मिल सकता है, मैं शायद गलत निकलूंगा इसमें। तो वो सीन बहुत बढ़िया था। एज सेम एज दैट सेकेंड हाफ में वो जो एआई वाला सीक्वेंस था, वो वाला सीन और ये एआई वाला सीक्वेंस, ये आपको हुक्ड रखता है क्योंकि वहां पे आपको लगता है कि आप कुछ नया देख रहे हो। और किस तरह से क्राइम्स होते हैं आजकल लोगों के साथ, उसको जिस तरह से वो दोनों सीक्वेंस में दिखाया है, दैट इज रियली गुड। अब यहाँ पे दूसरी बात मैं करूंगा कि जो मैसेज है इसका साइबर क्राइम का, जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट या फिर साइबर क्राइम जो वर्क करता है पूरा, वो जिस तरह से दिखाया है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब वो सोने पे सुहागा वाला काम करता है कि वो आपको एक लेसन देता है। यहाँ पे जिस तरह से साइबर अरेस्ट या फिर डिजिटल क्राइम्स की बात की गई है, कुछ सीक्वेंसों में बहुत ही रफली बात की जाती है, कुछ सीक्वेंसों में डिटेल में बात की जाती है, तो वहां पे ऑडियंस समझ सकती है कि अभी उनके साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो उनको कैसे टैकल करना है। तो ये बहुत ही बढ़िया सीक्वेंस था पूरा, जहां पे इन्होंने पूरी बात की है अबाउट साइबर अरेस्ट। तो बहुत बढ़िया था वो चीज। उसके बाद बात करते हैं सिनेमेटोग्राफी की। अभी सिनेमेटोग्राफी जो की है, जिनका नाम है ध्रुपद शुक्ल, इनकी सिनेमेटोग्राफी पर्टिकुलरली मुझे बहुत बढ़िया लगी क्योंकि आप ट्रेलर से ही देखिए। क्योंकि देखिए, जब भी आप थ्रिलर ड्रामा, उसमें भी जब आप डार्क वेब क्राइम जॉनर में जब आप फिल्म बना रहे होते हो ना, तो आपको सिनेमेटोग्राफी में बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है। और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यहाँ पे जिस तरह के कलर्स यूज हुआ है, क्योंकि जहाँ पे हम देखते हैं ना, जब भी क्राइम मूवी होती है या फिर थ्रिलर मूवी होती है, तो बहुत से सीक्वेंस जब आप कैदी को या फिर विलन को देखते हो ना, तो उसको डार्क और ज्यादा ज्यादा ऑरेंजिश या फिर रेड शेड में वैसे जगह पे दिखाते हैं। जितना मेरा ज्ञान है उतना मैं बोल रहा हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से विलन एस्टेब्लिशमेंट है, जिस तरह से सारे कलर्स यूज किए गए, एकदम मैच्योर और सेंसिबल वे में कलर्स को कंट्रोल किया गया है, मैं ऐसा कहूंगा। क्योंकि यहाँ पे एक एक कलर को जिस तरह से यूज किया जाता है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि वो जब भी किसी एक सीन में ऐसा समझिए कि यहाँ पे ऑरेंजिश कलर है और मेरे को रे ऑफ होप भी एस्टेब्लिश करनी है और थोड़ा सा मेरे को डेंजर में हूं वैसा भी एस्टेब्लिश करना है, तो वहां पे ना थोड़े से कलर्स ब्राइट हो जाते हैं और थोड़े एकदम लीक होना वुड बी द रॉन्ग, बट लेकिन वो लीक होने लगते हैं। यहाँ पे बहुत बढ़िया ध्यान किया गया, कलर्स कंट्रोल में है। सिनेमेटोग्राफी के वजह से फिल्म आपको देखने में मजा आता है। सिर्फ सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म का ह्यूज पॉइंट है, क्योंकि आप देखिए फिल्म, आपको पता है कि फिल्म खराब है, लेकिन फिर भी फिल्म को जो बचाने का काम करता है वो सिनेमेटोग्राफी है, जिसकी वजह से आप पूरी फिल्म देख रहे हो। तो सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म का ह्यूज पॉइंट है। ध्रुपद शुक्ल को इसके लिए 100 आउट ऑफ 100 श्योरली देने चाहिए। मतलब जितने सारे जो एक ग्राफिक डिजाइन, जिस तरह से क्राइम में एक सिनेमेटोग्राफी होती है ना, स्पेशली जब आप डिजिटल अरेस्ट की बात करो विद दोस हैकिंग ग्राफिक्स वगैरह, जो थोड़ा नॉर्मल न्यू नॉर्मल है, लेकिन वहां पे भी अलग अलग कलर्स का यूज, लेकिन आपको वो कलर्स तो भी एकदम रिलेटेबल लगेंगे कि हाँ, यहाँ पे जो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है वो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, उस तरह के कलर्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। ये बहुत ही बढ़िया। तो सिनेमेटोग्राफी ह्यूज प्लस पॉइंट है इस फिल्म का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जय भट्ट का इस पूरी फिल्म में वट है। मतलब क्या काम है उनका। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर एक्टर ने जिसने ये पूरी फिल्म में स्टील द शो स्टीलर अगर कोई है तो वो जय भट्ट है। जो शेड्स जय सर को दिए है ना, उसमें भी बहुत से सीक्वेंस में अगर वो पीछे खड़े हैं, प्रतीक राठौड़ या फिर कोई और बात कर रहा है, फिर भी आपका ध्यान पीछे ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने आंखों से बहुत बढ़िया काम किया है।
और जो काठियावाड़ी लहजे के साथ उन्होंने बोला है वो बहुत बढ़िया है। तो इस फिल्म में एक्टिंग परफॉर्मेंसेस में अगर कोई हाईलाइट है तो वो जय भट्ट है, नो डाउट। सुपर, मतलब मक्खन जैसा काम किया है, बहुत बढ़िया काम है उनका। अब बात करते हैं नेगेटिव्स की। तो सबसे पहला नेगेटिव तो ये है, पहली 20 मिनट, सिर्फ पहली 20 मिनट वो इतनी बढ़िया है कि उसके बाद राइटिंग, स्क्रीन प्ले पूरी फिल्म में फॉल्टर होते हुए दिखते हैं आपको। या फिर मैं ऐसा कहूं ना कि फर्स्ट हाफ तो भी मेरे नजरिए में ऑर्डिनरी था। सेकेंड हाफ में मेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया एस्टेब्लिश, एंड हो गया, लेकिन फिर धीरे धीरे आप इस स्टोरी को या फिर इस कहानी को उड़न छू होते हुए देखते हो। मतलब ये लोग दर पकड़ की धुनकी में इतना लग गए कि कहानी ही उड़न छू हो गई सेकेंड हाफ में। आप देखिए, आपका मेन कॉन्फ्लिक्ट एस्टैब्लिश्ड है, कैरेक्टर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, भले ही फर्स्ट हाफ ऑर्डिनरी और थोड़ा स्टेज फील होता है कि जहां पे आपको लगता है कि हाँ यार ऐसा तो बहुत जगह पे मैंने देखा हुआ है, लेकिन राइटिंग ऐसी होनी चाहिए थी कि जो आपको हुक्ड रखे टिल लास्ट। तो राइटिंग पर्सपेक्टिव से फिल्म बहुत ही वीक है, स्पेशली जब वो लास्ट ट्विस्ट खुलता है ना, तब आपका रिएक्शन ऐसा ही होता है कि ये कैसे पॉसिबल है। बिकॉज उसकी वजह से ना मेन कॉन्फ्लिक्ट में जो हीरोज हैं हमारे, नॉट टॉकिंग अबाउट मल्हार और श्रुवद, लेकिन उसके अलावा बाकी के जो हीरोज हैं उस पे आपको लास्ट में ऐसा लगता है कि यार फिर इनकी क्या जरूरत थी फिल्म में, इससे अच्छा इनको ही कर लेने देते पूरी फिल्म में काम। राइटिंग बहुत ही वीक है और उसमें भी स्क्रीन प्ले ने पूरा साथ छोड़ दिया है उस चीज की वजह से। मुझे पर्सनली फिल्म पहली 20 मिनट को छोड़ के जहां से मल्हार की एंट्री है वहां से लेके फर्स्ट हाफ तक, सेकेंड हाफ की तो मैं अभी भी मैं बात नहीं कर रहा, फर्स्ट हाफ बहुत ही मतलब ऑर्डिनरी और उबड़क लगा। मतलब ऐसा आपको लगता है कि यार ये सब कुछ देखा हुआ है, यार ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, तो हम ज्यादा देख के क्या करेंगे इसमें, बिकॉज वो स्टीरियोटाइप्ड और न्यू नॉर्मल लगता है कि हाँ इसमें कुछ नया आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो मेरे पर्सपेक्टिव से। उसके बाद मैं बात करता हूं कि हमेशा ऐसा जरूरी क्यों होता है कि जब पुलिस ना बोल दे तो फिर वो रिवेंज या फिर बदले की बात करने के लिए हीरोज को स्टेप अप करना पड़ता है कि नहीं पुलिस अगर नहीं कर रही है तो मैं ये केस सॉल्व करूंगा। यार ऐसा नहीं होता है, उसमें भी वही आउटकम आता है, इस बार मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम अगर तूने ऐसा किया तो तेरे को जेल में डाल दूंगा। अरे उससे अच्छा अभी जेल में डाल दो। कानून ऐसा फर्स्ट वार्निंग, हर चीज में अगर फर्स्ट वार्निंग कानून देने लगा तो फिर क्या पॉइंट है कानून का। ये एक तो मेरे को ये आर्क तो समझ ही नहीं आता कि जहाँ पे आप हमेशा देखते हो कि एक दोस्त होते हैं दो लोग, उनके साथ उनके फैमिली में या फिर उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है, पुलिस के पास जाते हैं, मदद नहीं मिलती, अब देखो हम ये पूरा केस सॉल्व। और ये ना वैसी बात है कि जो मांगो वो मिल जाता है। जैसे ही उन्होंने केस सॉल्व करना शुरू किया, वो ये निकालो, चलो ये मिल गया, ये वाली आईडी निकालो, ये मिल गया, ये बंदा किधर है, ये मिल गया, ये बैंक हैक करो, ये मिल गया। तो ये ना ये वैसा लगता है कि आपको सब कुछ थाली में दिया हुआ है और आपको सिर्फ खाना है बस, जिसकी वजह से ना फिल्म की सीरियसनेस भी नहीं रहती, सॉरी टू से। आपको लगता है कि अगर सब काम हीरो ही कर रहा है, अगर वही केस सॉल्व कर रहा है, तो पुलिस को पहले से एस्टेब्लिश करने का कोई पॉइंट ही नहीं था कि पुलिस कुछ ना करे तो अभी हमें ही उतरना पड़ेगा और वो केस वही सॉल्व कर लेते हैं फिर। तो ये बेसलेस लगता है यार कि मतलब ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है ये। मतलब पूरी फिल्म को अगर मैं ऐसा बोलूं ना तो मेरी चैनल के फर्स्ट 2 वर्ड्स आपको पता है, कुछ भी, बस वही है पूरी फिल्म में। सेकेंड हाफ तो कुछ भी चल रहा है, कुछ भी वही कि सब कुछ इतना आसानी से मिल जाता है इनको, एविडेंस ये लाओ, कैमरा अप, कैमरा तो वैसे मूवमेंट में ही था, शुरुआत गोस्वामी को बोलो ये लाए, ये ला दिया, पुलिस के साथ काम करो, ये करो, हैकर को बुलाओ, हैकर मेरी ये मदद कर दो, कर दी, ये लोग इधर का बैठे हैं तो। और मुझे पता नहीं चलता, मुझे ये मेरा थोड़ा सा एक सवाल है, जब भी आप इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन में होते हो ना, फिर से सुनिएगा, इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन जब भी होती है किसी भी मामले को लेके, जब पैसे को लेके होती है बात, तो इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन में वो जो कैदी होता है उसके साथ पहले जहां पे वो बैठा होता है वो लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं, फिर उसको एक रिमांड या फिर एक पूरा टाइम दिया जाता है कि जब वो गुजरात जाके वापस जहां पे बैठा था, क्योंकि मेन कैदी तो जहां पे बैठा था वही लोग अरेस्ट करते हैं जहां तक हमें पता है। यहाँ पे इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा है, चलो पकड़ लिया, अरे इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन में तेरे को बीच में नहीं आना चाहिए, चलो इसको ले जाओ।
मतलब सेकेंड हाफ तो मैंने बोला ना कि सिर पैर बिना की बात चल रही है, और इससे थ्रिलर नहीं बनती यार। जब तक आप हीरो को स्ट्रगल करते हुए, उसके पर्सनल रिलेशंस को स्ट्रगल करते हुए, या फिर पूरा बिखरते हुए, या फिर थोड़ा सा जुड़ते हुए, जो रे ऑफ होप वाली बात होती है ना, ये आप नहीं देखोगे तब तक आपको वो इमोशंस भी नहीं फील होते हीरो के लिए या फिर उसकी पर्सनल लाइफ के लिए। यहाँ पे वो भी बढ़िया तरीके से एस्टेब्लिश नहीं किया है। उसके अलावा जैसा कि सॉरी टू से, मेरा ओपिनियन वैसे तो इस पे अलग होने वाला था, लेकिन पूरी फिल्म देखने के बाद यही है, मल्हार ठाकर की उनकी डायलॉग डिलीवरी, उन्होंने कुछ जगह पे, माइनर वर्ड यूज कर रहा हूँ, माइनर जगह पे अंडर प्ले किया है, वो दिखता है। लेकिन पूरी फिल्म में उनका जो स्टाइल है, जिस तरह से वो बोलते हैं, जिस तरह से वो बात करते हैं, जिस तरह से उनका एक टोंट मारने का स्टाइल है, फिर चाहे वो थ्रिलर में हो या फिर कॉमेडी में हो, पूरा सेम है। मुझे पर्सनली एक भी सीन में वो मतलब वैसा जो अलग मैं सोच के गया था कि चलो फाइनली कॉमेडी से बाहर निकले, लेकिन यहाँ पे वो टॉन्ट के पर्सपेक्टिव से, श्रुहत से जब भी बात कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव से, ओनली सीरियस जब उनके ऊपर कुछ आता है या फिर उनके फैमिली के ऊपर आता है कुछ, तब वही होता है, लेकिन उसमें भी सेम डायलॉग डिलीवरी के साथ पूरी फिल्म में उन्होंने काम किया है। तो पर्सनली मुझे उनके कैरेक्टर वाइज भी कुछ नया नहीं लगा। जैसे कि मैंने बोला कि इंटरस्टेट इन्वेस्टिगेशन होती है तब एटलीस्ट एक वीक लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से, जब जहां तक मुझे पता है। यहाँ पे तो क्या हुआ कि उसको मुंबई से पकड़ा और अहमदाबाद लेके भी आ गए, तो इतना जल्दी सब कुछ वर्कआउट कर देना, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसका रन टाइम ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है आगे जाके, क्योंकि आप क्रिस्प एडिटिंग, फास्ट पेस के साथ जा तो रहे हो, लेकिन आप जो बोलना चाहते हो, आप जो दिखाना चाहते हो, वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है, जिसकी वजह से ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव बन जाता है। एक तो फादर सन एंगल की एक बात हुई थी जब इन्होंने एक प्रमोशनल पॉडकास्ट किया था अभिनय बैंकर सर के साथ, कि हमने एक थोड़ा सा इमोशनल या फिर ओवरऑल फादर सन एंगल को भी एस्टैब्लिश किया है। यहाँ पे आपको ना वो एंगल, सही बोलूं तो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। बेटा ऐसा ही है कि बाप के साथ बनती नहीं है, लाइक एक जगह पे कुछ तो थोड़ा लाइट मोमेंट्स लाओ दोनों के बीच में। एंड सॉरी टू से, वो फादर सन एंगल भी बहुत ही वीक है, मतलब वो एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ है। एग्जैक्टली क्या होता है कि फादर सन में एक मोमेंट पे या फिर एक जगह पे एक मोमेंट आती है जहां पे दोनों म्यूचुअली अग्री करते हैं, जहां पे अगर दोनों पूरे ऑपोजिट हो ना तो भी उनको पता है कि अब यहाँ पे साथ रहना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो टोंट पे टोंट मारे जा रहे हैं, यहाँ पे मतलब उस चीज का कोई अंत ही नहीं है कि आपको एक इमोशनल फादर सन स्टोरी देखने को मिले। एंड ओवरऑल ना, मैं इस पर्टिकुलर जॉनर से, द फादर सन जॉनर से इतना अभी कंटाल गया हूं कि हमेशा बाप को खराबी दिखाते हैं या फिर उन दोनों में बनती नहीं होती है। कभी ऐसा भी दिखाओ कि बाप और बेटा दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, दोनों अच्छे दोस्त है, जैसा इंटरव्यू में दिखाया गया था। यहाँ पे ऐसा कर सकते थे, लेकिन इतना वीकली एस्टेब्लिश्ड है ना कि आपको दोनों के लिए इमोशंस फील नहीं होते, तो फादर सन एंगल लॉस्ट फील होता है पूरी फिल्म में। उसमें भी सेकंड हाफ में आधे टाइम के लिए तो मल्हार श्रुहद और प्रशांत सर तो है ही नहीं, तो ये वही बात हो गई। इसका जो पहला ट्विस्ट है ना, वो इतना प्रिडिक्टेबल है। मैंने देखो कल कजोड़ू के रिव्यू में एक बात की थी कि जब आप किसी कैरेक्टर को आधा छोड़ देते हो या फिर 30-35 मिनट तक नहीं देखते हो ना, तो फिर आपका वो थियरी चलते रहता है या फिर दिमाग में डाउट आने लगता है कि कौन हो सकता है, और वो भी इतना प्रिडिक्टेबल था। यही है मतलब, और वो लास्ट का ट्विस्ट, बाप रे, इसमें तो क्या एस्टेब्लिश दिखाना करना चाहते हो, कहाँ साइबर अरेस्ट की बात चल रही है, कहाँ एक और नया कॉन्फ्लिक्ट एस्टेब्लिश कर रहे हैं, उसकी जरूरत ही नहीं थी। इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई है पता है, टू मेनी फूड स्पॉइल द कुक है। यहाँ पे वहां पे वो रुक सकते थे जहां पे मेन कैदी पकड़ा गया है, लेकिन ये जो एस्टैब्लिश किया है उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई कि वो एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने एक और नया सब प्लॉट शुरू किया, जिसकी वजह से आपको और देखना पड़े कि इसमें अभी क्या हो सकता है, अब तो सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं हो सकता यार, मतलब बिलीवेबल वो सिर पैर बिना का ही है। ये फ्रस्ट्रेटिंग था, वो सेकंड ट्विस्ट जो था वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। अच्छा, एक सीक्वेंस है जो कैरेक्टर है प्रतीक राठौड़ का, वो एक सीक्वेंस में जब ये स्कैम जब बाहर आता है ना सेकंड हाफ में, जब सब कुछ खत्म होने वाला होता है, तब उनको अचानक से क्या याद आता है, तो वो उनके साथियों से कहते हैं कि अभी जो पुराने स्कैम हुए थे उनकी फाइल निकालो, मुझे उनको मिलना है।
तो जब वो कंप्लेन करने आए थे तो तब क्या हम ऐसा समझे कि आपने उनके साथ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, और वैसा दिखा रहे जैसे पहली बार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो उनके साथ। आप वो सीन देखिएगा, प्रतीक राठौड़ कहते कि मुझे उनसे मिलना है, मैं डायलॉग भूल चुका हूं, फिर वो एक एक के घर पे जाते हैं जिनकी कंप्लेंट्स आई थी, वहां पे जाके कहते हैं कि मुझे आपके साथ क्या हुआ था, किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हुआ था, ये सब बताइए मुझे। वो लोग बता भी रहे हैं, तो इससे क्या समझे, जब वो कंप्लेन करने आए थे तब उन्होंने कुछ बताया नहीं, या फिर तब आपने उनकी कंप्लेंट ली नहीं। लास्ट में वही बात आती है कि पुलिस के आर्क को क्या पॉजिटिव दिखाना है और नेगेटिव दिखाना है, ये लोग एस्टैब्लिश कर ही नहीं पाए। पूरी फिल्म को मैं एक लाइन में रिव्यू करूं तो या तो आप समझ लीजिए कि कुछ भी चल रहा है, या तो सिर पैर बिना का है, सब कुछ सिर पैर बिना का है। श्रुवत गोस्वामी की मैं बात कर लेता हूं, हमने उनकी बात नहीं की है। मेरे हिसाब से छोटा सा रोल है, वेस्टेड है, लेकिन उनकी कुछ मूवमेंट्स है यहाँ पे। एक और चीज जो हो सकती है ना थ्रिलर में, जब भी आप थ्रिलर देखते हो तो दोस्त होता है किसी थ्रिलर में हीरो का, या फिर हीरो का एक दूसरा सपोर्टिंग लीड होता है, उसकी एक मूवमेंट होती है, उसकी एक हाईलाइट होती है। यहाँ पे श्रुवत के साथ वो है ही नहीं। लाइट कैरेक्टर दिया गया है जिसकी वजह से आपको उनके कैरेक्टर में भी आपको ऐसा लगता है कि यार ये अगर कैरेक्टर नहीं होता ना तो भी पूरी फिल्म सेम ही रहती। तो मेरे हिसाब से तो श्रुवत सर को वेस्ट किया गया है पूरी फिल्म में। प्रशांत बारोट सीजन्ड एक्टर है, यहाँ पे इमोशनल सीन्स में वो बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं, बहुत बढ़िया काम कर जाते हैं। उनका मतलब ऐसा है ना कि उनको ऐसे रोल्स में देखने में मजा आता है, जैसे कि जगत में दादाजी बने थे या फिर यहाँ पे मल्हार के पिताजी बने, तो बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल धरपकड़ की मैं अपनी वर्डिक्ट दे दूं, कुछ भी फिल्म है, सेकेंड हाफ तो मतलब सिर पैर बिना का है, सेंसलेस है। साइबर अरेस्ट को सिर्फ दिखाया है वो अच्छा है, ना ही कैरेक्टर्स एस्टेब्लिश हुए हैं अच्छे से, स्पेशली जो नेगेटिव शेड्स में थे, ना ही फादर सन की जोड़ी आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ अच्छा दिखा दिया, तो वहां पे भी फेल हुए हैं। राइटिंग स्क्रीन प्ले में सेकेंड हाफ में तो पूरी खिचड़ी हो गई है प्लॉट्स और सब प्लॉट्स के अंदर, जिसकी वजह से आप लिटरली फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि यार ये क्या दिखा रहे हो आप। तो मैं इसकी वजह से फिल्म को पहले तो मैं 2.5 देने वाला था फर्स्ट हाफ तक, क्योंकि मुझे ऑर्डिनरी लगी थी, लेकिन अब सिर्फ मैं 2 स्टार ही दे पाऊंगा, एक इनकी मेहनत की वजह से और एक जो क्रिस्प और ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी थी ध्रुपद शुक्ल की, उसकी वजह से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।